हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जियो पॉलिटिक्स। नाउ अब तक आप लोगों ने न्यूज़ सुन ही ली होगी। दिल्ली के लाल किला के पास जो मेट्रो स्टेशन है ना, वहाँ पे एक कार में धमाका हुआ है जिसमें अब तक 21 लोगों की घायल होने की खबर आ रही है और 13 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये जो ब्लास्ट है ना, ये 10 नवंबर की शाम को 6:52 पे लाल किला के गेट नंबर 1 के पास जो रेड लाइट है ना, वहाँ पर हुआ है। इनिशियली जो फाइंडिंग अभी मिली है ना, उसके अकॉर्डिंग i20 कार के अंदर ये ब्लास्ट हुआ था, जिसके अंदर 3 लोग सवार थे और वो तीनों ही लोग मारे गए। नाउ मैं इसे ना अभी बॉम्ब ब्लास्ट इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ना ही एनआईए ने इसके रिगार्डिंग कोई कंफर्मेशन दी है। लेकिन जो लोकल्स हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट ही था, क्योंकि इसकी इंटेंसिविटी इतनी ज़्यादा थी ना कि 2 से 2.5 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ सुनी गई है। लेकिन जो ऑन द स्पॉट बॉम्ब ब्लास्ट का एरिया बताया जा रहा है ना, जहाँ पर इस कार में ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पर हमें जमीन पर ऐसा कोई क्रेटर नहीं मिला जिसके बेस पर ये कह सके कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। इसके अलावा जो ब्लास्ट साइट है ना, वहाँ से फिलहाल के लिए कोई लोहे के टुकड़े नहीं मिले, इसके अलावा कोई डेटोनेटर नहीं मिला, ना ही रिमोट कंट्रोल मिला। इसलिए ये कह पाना कि ये कोई बॉम्ब ब्लास्ट था अभी के लिए थोड़ी सी जल्दी होगी। हालांकि एनआईए ये बाद में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए जो रेड फोर्ट है ना, उसको विजिटर्स के लिए 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन था वॉलेट लाइन पर, इसको भी डीएमआरसी ने बंद कर दिया है। इस इवेंट को दुनिया भर में न्यूज़ आर्टिकल्स में कैसे मीडिया पब्लिश कर रहा है, ये मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में जिस तरीके से रेड पड़ी है डॉक्टर्स के घर पे और उनके घर से अमोनियम नाइट्रेट मिला है एक्सप्लोजिव, उसे से इस टॉपिक को कैसे लिंक किया जा रहा है। साथ में पुलवामा का कनेक्शन भी बताऊंगा। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले ना मैं चाहता हूँ कि आप ये छोटी सी वीडियो देखो। इसमें दिखा रखा है कि एक कार का जब सीएनजी सिलेंडर फटता है ना, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होती है। अब इस वीडियो को देखो जो कि रेड फोर्ट के पास उसी समय शूट की गई थी। इसमें आप देखोगे इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। इसलिए मैं एक बार को कह रहा हूँ कि ये सीएनजी के सिलेंडर के फटने का ब्लास्ट नहीं था, ये उससे कहीं ज़्यादा है। सर ये सब तो ठीक है, इंटेंसिविटी के हिसाब से ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन ये क्या हो सकता है। देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये प्रिंट की रिपोर्ट के बेस पर बता रहा हूँ, लेकिन उसको भी समझने से पहले ना आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत में एक हफ्ते से हो क्या रहा था ना। हुआ क्या ना, अब से कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम नाम का एक एरिया आएगा, वहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया, एक पोस्टर चिपका दिया जिसमें जैश ए मोहम्मद के फेवर में बातें लिखी हुई थी। गवर्नमेंट को ये बात जैसे ही पता चली ना, तो इंटेलिजेंस के बेस पे पता करने की कोशिश करी गई कि ये पोस्टर लगाए किसने थे। जब आसपास के कैमरे में लगी हुई फुटेजेस को चेक किया गया ना, तो उसमें कुछ लोग दिखाई दिए जहां से लीड मिली फरीदाबाद के एक डॉक्टर की। बाद में जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ना एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया और फरीदाबाद से उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। और जब उससे इंक्वायरी करी ना, तो इंक्वायरी में काफी सारी चौंकाने वाली चीजें मिली। सबसे पहले तो ये पता चला कि ये जम्मू कश्मीर के उस एरिया में पहले भी जा चुका है और वहाँ पे गन कैरी करके जाया करता था, और जो लोग हैं ना, उनको पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के फेवर में लाने की कोशिश किया करता था। इवन जब इसके घर पे रेड पड़ी ना, तो इसके घर से 3000 किलो के आसपास विस्फोटक मिला। ये अमोनियम नाइट्रेट था। जो सोशल मीडिया पे न्यूज आ रही है ना कि आरडीएक्स मिला है, वो असल में झूठी है। एक्चुअली में अमोनियम नाइट्रेट मिला है। अब ये अमोनियम नाइट्रेट जो इसने अपने पास इतना सारा इकट्ठा कर रखा था, वो तो यही जाने, क्योंकि इसका जनरली जो इस्तेमाल है ना, वो माइनिंग में किया जाता है। अब इसके पास इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट आया कहाँ से, ये तो देखो एनआईए ही बताएगी। आज मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मैंने पढ़ा जो जांच है ना, वो सारी की सारी एनआईए के हवाले कर दी गई है, क्योंकि इसमें ना बार बार जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है, जो कि पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन हैगा। जो भी है, जब इसके फोन को इंक्वायरी के समय चेक किया गया ना, तो उसमें से एक फीमेल डॉक्टर का नंबर मिला जो कि यूपी से जुड़ी हुई है, और वो भी इसके साथ इसी काम में शामिल थी। अब ये सब तो एक तरफ चल रहा था, ऊपर से हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, वो हैदराबाद के एक पर्सन पे काफी लंबे समय से 1 साल से नजर रख रही थी, और इत्तेफाक की बात है वो भी एक डॉक्टर हैगा। और काफी लंबे समय से ना इसके ऊपर आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने का शक था, इसीलिए जब ये गुजरात आया ना, तो इसको गिरफ्तार कर लिया। और इत्तेफाक की बात है इसकी गाड़ी से भी काफी सारा ना इंफ्लेमेबल आइटम मिला जो आग पकड़ सकता है। इसके अलावा बेराटा की एक पिस्टल भी मिली। ना 30 तारीख के आसपास से जो ये कहानी शुरू हुई थी ना, इसके बाद 10 तारीख को शाम में लाल किले के पास एक ब्लास्ट हो गया। इसलिए ना बहुत सारे न्यूज आउटलेट ने ऐसे आर्टिकल पब्लिश करने शुरू कर दिए, जिसमें द प्रिंट सबसे आगे आएगा, जिसने डिटेल से बताया कि इन दोनों इंसिडेंट्स के बीच में ना एक्चुअली में एक लिंक हैगा। और मैं भी यहाँ पर यही मानता हूँ, हालांकि ये मेरी अजम्पशन है कि मैं आपको अपनी तरफ से बता के चल रहा हूँ कि एक बार को जहाँ पे उन्हें गिरफ्तार किया गया था ना, और जहाँ से अमोनियम नाइट्रेट को अरेस्ट कर लिया, बेसिकली उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया, इसके बाद थोड़ा सा अमोनियम नाइट्रेट ना कहीं और भी उन लोगों ने छुपा के रख रखा होगा, क्योंकि एक एक करके अभी इन सबका नाम सामने आ रहा था ना। इसीलिए इनकी टीम के बीच में जो लीडरशिप थी ना, वो तो टूट गई होगी। इसलिए जो नीचे के लोग थे ना, जिन्होंने आखिरी में हमले को अंजाम देने की सोची थी, उनके पास ये थोड़ा बहुत जो अमोनियम नाइट्रेट बच गया होगा ना, इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मैं बची हुई वीडियो में ना इसे बम विस्फोट ही बोलूंगा, क्योंकि आज न्यूज़पेपर में ना अपडेट आ गई है, यहाँ पे जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है और एनआईए इंक्वायरी करेगी। एक्चुअली
एक्चुअली में जो पीछे की वीडियो है ना वो मैंने कल रिकॉर्ड करी थी, आधी आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आधी अगले दिन रिकॉर्ड करूँगा। 3 दिन में रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद एडिट करके फिर अपलोड करता हूँ, क्योंकि मैं सारा काम अकेले करता हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये सब तो ठीक है सर, आप ये बताओ ये जो बम विस्फोट किया इन लोगों ने, ये एक्चुअली में इनका प्लान था क्या? देखिए सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी थ्योरी हैंगी। एक ये कह रहे हैं कि लाल किला के पास जो मंदिर है ना, ये इसे वहाँ ले जाके फोड़ने वाले थे। एक ये कह रहे हैं कि इसको दिल्ली के जो सेंट्रल एरियाज हैं ना, जहाँ पे एम्बेसीज हैं, वहाँ ले जाकर इसे फोड़ने वाले थे। देखो ये सब तो स्पेकुलेशन है कि हालांकि इनकी जो प्लानिंग थी ना, उसमें दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की इन लोगों ने रेकी करी थी। इसके अलावा जो यूपी का आरएसएस का ऑफिस है ना, वहाँ पर भी इन लोगों ने रेकी करी थी। रेकी करने का बेसिकली मतलब होता है ना अपने लेवल पर इंक्वायरी करना। आप किसी को अपना नाम नहीं बताओगे, बस बात बात में ऐसे लोगों से पूछ लोगे कि कहाँ पे सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं, कहाँ पे मॉल है, कहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, सड़कें कहाँ पे एक दूसरे में कटती हैं, ताकि कल को जब ऐसे माड़ी हरकत करनी पड़े ना तो भागते समय थोड़ी आसानी रहे। लेकिन थैंकफुली इंडियन इंटेलिजेंस इतनी तेजी से काम कर रही थी ना कि इन लोगों को अपने प्लान को अंजाम देने में ना बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। लेकिन फिर भी इन लोगों ने जो डैमेज करना था ना वो कर दिया। आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर ना मैं आपको अपनी बातें बता रहा हूँ। जब मैं छोटा था ना, मैं तब से ही दिल्ली में रह रहा हूँ और तब से ना मैं न्यूज़पेपर में एक ही बात पढ़ा करता था, आज हुआ दिल्ली में धमाका, इतने लोग मारे गए। फिर कुछ दिन बाद न्यूज़ आती थी, आज हुआ दिल्ली में धमाका, इतने लोग मारे गए। कभी हाई कोर्ट के बाहर बम फट जाता था, कभी पंजाबी बाग में बम फटता था, कभी किसी एम्बेसी को कोई टारगेट कर लेता था। और ये जो सारी न्यूज़ है ना, ये 2010, 11, 12 तक के आसपास की आएंगी। इसके बाद ना दिल्ली में कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ। लेकिन इस एक आतंकवादी हमले ने क्या किया ना, काफी लंबे समय से जो लोगों के बीच में खुशी का माहौल था, वहाँ पे दोबारा से डर का माहौल बनाने के लिए ना एक शुरुआत सी कर दी कि देखिए दिल्ली सेफ नहीं है, आतंकवादी हमले यहाँ आज भी होते रहते हैं। और दूसरा ना, ये आतंकवादी हमला फिर भी इन आतंकवादियों के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि लोगों को इनको बांटने का जो काम होता है ना वही मिला होता है ऊपर से, और ये वही काम करते हैं। एक बार को आतंकवादी हमले में कम लोग मारे जाएं, ये इनके लिए विक्ट्री नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से ये लोगों को बांट देते हैं ना, वही इनके लिए सबसे बड़ी विक्ट्री होती है। इवन आप लोगों ने देखा होगा ये कितने खुश थे, पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, पुलवामा में आतंकवादी हमला किया, इस सब के बाद ये लोग कितने खुश थे, क्योंकि जो भारतीय थे ना वो आपस में बट गए। मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने बोट वाले अकाउंट बनाए हुए थे मुस्लिम आईडीज के नाम से, और वो फेवर में कमेंट कर रहे थे इन आतंकवादी हमलों के कि और भी लोगों की जान जाने चाहिए थी। दूसरी तरफ जो बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादी बने बैठे रहते हैं, वो ये कह रहे थे कि ये मुसलमान खराब है, इनको देश से बाहर निकाल देना चाहिए। आपको समझना होगा ये जो बंटवारे की राजनीति है ना, असल में यही इनकी विक्ट्री है। सर आप इतना दावे से कैसे कह सकते हो, आपको थोड़ी पता है कौन अच्छा है कौन खराब है? बिल्कुल, देखो कपड़ों से पहचान तो कोई किसी को भी नहीं सकता, लेकिन जिस तरीके से इन आतंकवादियों को ट्रेंड किया जाता है ना, इनको ढूंढा जाता है स्पेसिफिक किसके मन में डर रहेगा किसके खिलाफ, और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। और इसी को लेकर थोड़ी समय पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी। जो आतंकवादी संगठन है ना जैश-ए-मोहम्मद, इसने अभी एक नई विंग बनाई है जिसमें फीमेल्स को ये रिक्रूट कर रहे हैं और उनसे काम करवाएंगे ये आतंकवादी फिदाइन हमले। इतना काफी नहीं था, इन्होंने पाकिस्तान में इसके लिए पर्चे बांटे हैं, बकायदा ऑनलाइन लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जब बहुत सारे लोग नहीं आ रहे ना, तो ये 500 रुपए देकर उनको बुला भी रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। आप इसके बारे में गूगल करोगे ना, आपको ढेर सारे न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और ये जो सारा महान काम है ना, ये मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर कर रही है, जिनके हस्बैंड को बहावलपुर में पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन आर्मी ने जब अपना ऑपरेशन किया था ना, तो टारगेट करके मार दिया था। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को जरा सी अकल नहीं आई कि हम तो एक छोटे से आतंकवादी संगठन है कि एक बार को दूसरे देश की आर्मी से लड़ रहे हैं, जो दुनिया की सबसे चौथी पावरफुल आर्मी हैगी। हाँ, ये मैं सच कह रहा हूँ। आपने इस बारे में कभी सोचा है इस छोटे से आतंकवादी संगठन ने अपने पड़ोसी देश की आर्मी के साथ लड़ाई क्यों कर रखी है? पता है क्यों? क्योंकि इनको ना बैकिंग मिली हुई है पाकिस्तान गवर्नमेंट की, पाकिस्तान आर्मी की। और ऐसा करने के लिए ना पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। पहले तो वो कभी नहीं मानते कि हमारे आतंकवादी रहते हैं और इन्हें सिविलियन मानते हैं, और जब कभी इनके ऊपर आतंकवादी हमला होता है ना, तो फ्रंट सीट पे आ जाते हैं ये कहकर कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने वॉर डिक्लेयर कर रखी है। और इसकी जो पूरी चाहत है ना, वो है कश्मीर। लड़के तो पाकिस्तान कभी जीत नहीं सकता। अफगानिस्तान से जो मुश्किल से जीत पा रहा है, वो भारत से क्या जीतेगा? इसीलिए इन्होंने हमारी नाक में दम कर रखा है। जो भी है, आतंकवादियों का ना अपना कोई मजहब नहीं होता। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, उससे थोड़े समय पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कल की पाकिस्तान के हाई कोर्ट के पास भी ना एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 12 के आसपास लोग मारे गए हैं। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे ना ये जानबूझ के आतंकवादी हमला कराया ताकि अपने आप को निर्दोष दिखा सके। लेकिन अगर ये ऐसा है ना, तो एक बात आपको याद रखना, एक बात फिर से साबित हो जाती है, आतंकवादियों का ना कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही मजहब के लोग हैं, फिर भी वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान सरकार अगर खुद से ऐसा कर रही है तो वो अपनों को मार रही है। मैं इस वीडियो में बार बार पाकिस्तान का नाम इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद का नाम अब इससे बार बार जुड़ा हुआ आ रहा है। इसके अलावा जो गाड़ी की रजिस्ट्री है ना, वो भी पुलवामा के संबूरा से जुड़ी हुई बताई जा रही है। इत्तेफाक की बात यह है, गाड़ी ना 3 से 4 बार बिकी है और 3 से 4 बार किसी डॉक्टर ने इसे खरीदा है। अभी तो सिर्फ इंक्वायरी हो रही है। यकीन मानिए, अगर पुलवामा से होते हुए इसका पाकिस्तान से कोई लिंक निकल जाता है ना, तो इंडियन आर्मी एक बार को ऑप्शन दोबारा से देखेगी, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। मैं जंग के तो फेवर में कभी नहीं रहा, मेरे भी कई दोस्त आर्मी में हैंगे, लेकिन मैं एक बात साफ कहता हूँ, जियोग्राफी बदल देने का ना ये इस बार अच्छा मौका आएगा, क्योंकि हमारा दुश्मन काफी हम पे हावी हो चुका है। अगर हमने हमला नहीं किया ना, तो वो फिर हमें दबाएगा। मैं तो देखो एक यूट्यूबर हूँ, जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में वीडियो बनाता हूँ। ये तो इंडियन इंटेलिजेंस को ज्यादा अच्छे से पता होगा, जो पाकिस्तान में हमारा स्लीपर सेलेक्टिव हैगा कि पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी इस समय क्या है।
पाकिस्तान के खिलाफ वॉर करना कितना सही रहेगा, जीतने के कितने ज़्यादा चांस हैंगे, यूरोप से, यूएस से, चीन से, जापान से, रशिया से क्या रिएक्शन आएगा। जो भी है, अगर इंडियन आर्मी ऑपरेशन 2.0 सिंदूर का नहीं करती है ना, तो इसके बाद भी हमारे पास ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। हम प्रूफ इकट्ठा कर सकते हैं, FATF को लाकर दिखा सकते हैं कि देखिए पाकिस्तान में ये हालत है, आप उन्हें फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दो। जो भी है, इस इवेंट से मैं काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उसी दिन मैं ज़िंदगी में पहली बार चांदनी चौक गया था और शाम में 3:30 बजे घर आया था। मेरे पेरेंट्स शाम में 5:30 बजे घर आई थी। इवन दिल्ली में मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ एक वीकली मार्केट लगती है और पहली बार ये रूल बनाया कि अब वो 10 बजे के बाद बंद हो जाएगी सिक्योरिटी पर्पज से। पहले वो मार्केट रात 12 बजे तक लगी रहती थी। मुश्किल से 3 से 5 व्यूज़ आते हैं, ना के बराबर कोई ये वीडियोस देखता है। मैं तो जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर फिर भी किसी ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया ना, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, भीड़ वाले जगहों पर जाने से थोड़ा बचा कीजिए। ये नहीं कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, इसके अलावा भी, क्योंकि बीमारियाँ बहुत फैलती हैं। मैं खुद भी अवॉइड करता हूँ। मैं तो इसलिए गया था क्योंकि काफ़ी ज़रूरत थी मुझे। और पॉसिबल हो सके ना तो समझिए हमारा दुश्मन एक्चुअली में क्या चाहता है, वो हमें बांटना चाहता है, और ऐसा मत होने दीजिए। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का एंड। सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन हैव फन।